नमस्कार स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अच्छे से एग्ज़ाम लिख ली होगी। अच्छे मार्क्स आएंगे ऐसी अपेक्षा तो हम कर ही सकते हैं। अभी हम वापस से पढ़ना शुरू करेंगे और अब हम सेमिस्टर के एग्ज़ाम के लिए तैयारियां करेंगे। तो आज हम वापस से न्यू चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर 6 भारत माता की जय। पहले हम थोड़ा लेखक परिचय कर लेते हैं। लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनका जन्म हुआ था 1889 और मृत्यु हुई थी 1964 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद शहर में हुआ था। पिता पंडित मोतीलाल नेहरू पेशे से वकील थे। जवाहरलाल की शिक्षा इंग्लैंड में हुई थी। स्वदेश आने के बाद वे गांधी जी के साथ स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। इस कार्य के लिए वे कई बार जेल गए। उनकी शक्ति, साहस एवं लोकप्रियता से आकर्षित होकर महात्मा गांधी ने उनमें पूर्ण विश्वास करते हुए उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने तथा आजीवन उस पद पर बने रहे। मतलब हमें ये पता है कि हमारे आज़ादी के बाद सबसे प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पहले तो वो थे जवाहरलाल नेहरू, और गांधी जी ने ही उनको पहले से ही अपना उत्तराधिकारी, मतलब उनके बाद जो गांधी जी के अधूरे काम है वही पूरे करेंगे, ऐसा। विश्व शांति के प्रखर हिमायती नेहरू जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ये वे कुशल राजनीतिज्ञ, गंभीर विचारक तथा सफल साहित्यकार थे। मेरी कहानी, विश्व इतिहास की झलक, भारत एक खोज, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं। ये सब उनकी रचना, मतलब उन्होंने जो लिखे थे पुस्तकें, उसके बारे में। प्रस्तुत लेख में अनपढ़ ग्रामीण लोग भारत माता की जय का नारा तो लगाते हैं, किंतु भारत माता के सच्चे स्वरूप तथा उनकी वत्सलता से अनजान हैं। इसका चैप्टर का नाम ही ऐसा है कि भारत माता की जय। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो अनपढ़ और ग्रामीण लोग हैं, छोटे गांव के लोग हैं, वो नारा लगाते हैं भारत माता की जय, लेकिन भारत माता का जो सच्चा स्वरूप है, उनकी वत्सलता मतलब ममता है, उनसे वो अनजान है। उनकी उस अज्ञानता को लेखक के द्वारा दूर करके वास्तविकता से परिचित करने का प्रयास है। क्या प्रयास किया गया है कि हमारे दिमाग में ऐसे बिठाया गया है कि भारत माता एक स्त्री है, ऐसे वाइट साड़ी पहनती है, हाथ में फ्लैग लिए खड़ी है। तो नेहरू जी अनपढ़ व्यक्ति को ये सब सिखा रहे हैं कि ये सही स्वरूप है उनका भारत माता का, जो आप नारा लगा रहे हो। हाँ, चलो अब हम लेसन स्टार्ट करते हैं। रात हो गई थी। हम तेजी से रोहतक दिल्ली रोड की ओर बढ़े। ये रोड का नाम है, क्योंकि उस रात ही हमें दिल्ली पहुंचकर गाड़ी पकड़नी थी। यहाँ पर की है उसकी जगह रात को ही क्या लिखते हैं नेहरू जी कि रात हो गई थी। तेजी से रोहतक दिल्ली रोड की ओर आगे वो बढ़ रहे थे, क्योंकि वहाँ उनको दिल्ली की गाड़ी रात की पकड़नी थी। नींद मुझे बुरी तरह से घेर रही थी। रात का समय था तो नेहरू जी को नींद आ रही थी। यकायक यानी कि अचानक हमें रुकना पड़ा, क्योंकि बीच सड़क पर आदमी और औरतों की भीड़ बैठी थी। अचानक रात का समय था, नेहरू जी को नींद भी आ रही थी, गाड़ी बहुत तेजी से चल रही थी, लेकिन अचानक से गाड़ी को रुकना पड़ा। फिर क्या था, उन्होंने क्या देखा कि सड़क के बीचों बीच आदमी और औरतों की भीड़ बैठी थी। कुछ एक के हाथों में मशालें थी। मशाल का मतलब तो आपको पता है ना, तो वो हाथ में मशाले लेकर बैठे थे। वे आगे बढ़कर हमारे पास आए, और जब उन्हें संतोष हो गया कि हम कौन हैं, गाड़ी में देखने के लिए आए, फिर उन्होंने देख लिया कि कौन है, तब उन्होंने बताया कि दोपहर से वे वहाँ बैठे बैठे इंतजार कर रहे हैं। नेहरू जी को देखकर बोला कि वो दोपहर से वहाँ बैठ के इंतजार कर रहे हैं। वे सब रुष्ट पुष्ट जाट थे, मतलब गांव के ग्रामीण लोग थे, सब हेल्दी थे ऐसे। उनमें ज़्यादातर छोटे मोटे जमींदार थे, जो ज़मीन के मालिक थे ना, वो सबसे ज़्यादा थे। उनसे बिना थोड़ी बहुत बातचीत किए आगे बढ़ना मुमकिन नहीं था। क्या पॉसिबल नहीं था कि थोड़ी बहुत बातचीत करनी ही कंपलसरी उन्हें ज़रूरत लगी
क्योंकि बिना बातचीत किए वहाँ से जाना पॉसिबल नहीं था। हम बाहर आए और रात के धुंधलेपन में हजारों या इससे भी ज़्यादा जाट मर्दों और औरतों के बीच बैठ गए। रात का धुंधलापन था, अंधेरा छा गया था। फिर वो नेहरू जी बाहर आते हैं। फिर ऐसे में उन्होंने देखा कि हजार या तो उससे भी ज़्यादा औरतें और मर्द थे, उनके बीच में जाके बैठ गए। उनमें से एक चिल्लाया कौमी नारा, और हजारों गलों ने चिल्ला मिलकर जोश से 3 बार चिल्लाकर कहा वंदे मातरम, और फिर उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए। पहले एक आदमी ने चिल्लाया कि कौमी नारा, तो फिर पीछे सबने बोला कि वंदे मातरम, ऐसे 3 बार बोला गला चिल्ला कर, और फिर लास्ट में बोला भारत माता की जय। ऐसे वो नारे लगाने लगे। हाँ, कौन? तो जो ग्रामीण लोग रास्ते के बीचों बीच बैठे थे, जो गांव के अनपढ़ लोग थे, उसमें कुछ जमींदार भी थे, तो ये नारे लगाने लगे नेहरू जी को देख कर। ऐसे यह सब वंदे मातरम और भारत माता की जय किस लिए है, मैंने पूछा। वो नारे लगा रहे थे, तो नेहरू जी ने उनसे पूछा कि ये किस लिए आप नारे लगा रहे हो। कोई उत्तर नहीं। पहले उन्होंने मुझे घूर कर देखा और फिर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। जब नेहरू जी ने उनको क्वेश्चन किया कि ये नारे क्यों लगा रहे हो, तो कुछ उत्तर नहीं दिया। आपस में एक दूसरे के पहले नेहरू जी के सामने घूर के देखा, फिर एक दूसरे को मुंह ताकने लगे। दिखाई पड़ता था कि मेरे सवाल करने से कुछ परेशान हो उठे थे। मैंने सवाल दोहराया, मतलब नेहरू जी ने दूसरी बार सवाल किया, बोलिए ये नारे लगाने से आपका क्या मतलब है, क्यों ये नारा लगा रहे हो मतलब। फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। उस जगह के अधिकारी कांग्रेस कार्यकर्ता कुछ खीन से हो रहे थे, मतलब वहाँ के जो अधिकारी थे, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, खीन यानी कि उदास या तो चिंतित हो रहे थे। उन्होंने हिम्मत करके सब बातें बतानी चाहिए, लेकिन मैंने उन्हें प्रोत्साहन नहीं दिया। मतलब लोगों ने नेहरू जी का उत्तर नहीं दिया, नेहरू जी के प्रश्न का। उन्होंने 2 बार पूछा कि आप ये नारे क्यों लगा रहे हो, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। उनमें से एक अधिकारी कार्यकर्ता था जो वो कांग्रेस के कार्यकर्ता, वो कुछ उदास दिखाई देते थे, तो उनमें से एक हिम्मत करके आगे आया और सारी बातें बताने का प्रयत्न करता था, लेकिन नेहरू जी ने उनको कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, प्रोत्साहन नहीं दिया, मतलब रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये भारत माता कौन है जिसको आपने प्रणाम किया है और जिसको जय के नारे लगाए? मैंने फिर सवाल किया। नेहरू जी ने उन लोगों को वापस से सवाल किया कि ये भारत माता है कौन और जिसके नाम के आप नारे लगा रहे हो। वे फिर चुप और परेशान से हो रहे, जैसे अजीब सवाल उनसे कभी नहीं किए गए थे। मतलब ऐसा अजीब सवाल किसी ने नहीं किया होगा। सहज भाव से उन्होंने सब बातों को मान लिया था। जब उनसे नारे लगाने के लिए कहा जाता था तो वे नारे लगा लेते थे। उन्होंने सभी, मतलब गांव के लोग थे, उनको जितना कहा जाता था वो करते थे, लेकिन क्या करना है, क्यों करना है, इसका मीनिंग क्या है, वो उन अनपढ़ लोगों को पता नहीं था। हाँ, उनको कहा गया कि आपको ये नारे लगाने हैं, तो उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए, लेकिन उसका मतलब क्या है, क्यों लगा रहे, वो उनको कुछ पता नहीं थे। उन सब बातों के समझने की उन्हें कभी कोशिश भी नहीं की। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नारे लगाने के लिए कहा, तब वे उज्र कैसे कर सकते थे? उज्र यानी कि विरोध। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनसे कहा होगा कि ये ऐसे आपको नारे लगाने हैं, तो वो लोग उनके विरोध भी नहीं कर सकते थे। वे तो खूब जोर से पूरी ताकत लगाकर चिल्ला देते थे, बस नारा अच्छा होना चाहिए। इससे उन्हें खुशी होती थी और शायद इससे उनके प्रतिद्वंदियों को कुछ डर भी रहता। प्रतिद्वंदी यानी कि हरीफ, कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिशन होती है तो सामने वाला व्यक्ति प्रतिद्वंदी कहा जाता है, कि जो हमारा ऑपोजिट पार्टी वाला है। तो नेहरू जी क्या सोचते हैं कि शायद उनको अच्छा भी लगता होगा और उनके जो प्रतिद्वंदी है, हरीफ है, उनको कुछ डर भी लगता होगा, इसलिए ये लोग नारे लगाते हैं। ऐसा अंदाजा ये नेहरू जी ने लगाया था, उन्हें कन्फर्म नहीं हुआ था। स्टूडेंट, लेसन का एक पार्ट यहाँ पे पूरा होता है।
नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखें।